Okay, once again, good morning, all of you students. Today we are going to discuss a new topic of shear capacity of HSFG bolts. Okay, yet now अभी तक अपन ने क्या क्या कवर कर लिया है, एक मैं ब्रीफ बता देता हूँ। लास्ट टू जो मेन लेक्चर थे, एक तो था ब्रैकेट कनेक्शन टाइप 1 एंड टाइप सेकंड। ओके, so lecture 5 and lecture 6 in the also YouTube and in the present through the Google Meet class, and the type 2 yesterday class, the last lecture we will discuss about the what about discuss first direct shear force. I am sharing the particular slide, just revise your concept so can. Okay, this one is the interaction formula, which is the combined shear and tension. Okay, combined shear and tension. अगर किसी बोल्ट्स में नॉर्मली अगर shear और प्लस टेंशन अगर एग्जर्ट करता है तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जो इंटरेक्शन जो फॉर्मूला है ये आपको पुट करना है। अब एक्चुअल में डिफिकल्टी यहाँ पे एक ही चीज आ रही थी, वो थी टीबी की वैल्यू। मींस पर्टिकुलर किसी एक्सट्रीम बोल्ट पे जो मैक्सिमम टेंशन जो है वैल्यू एग्जर्ट कर रही है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। And the design value we have already as per the IS code 800 2007 already about the design tension capacity of a bolt equal to minimum of these two values. Okay, और फर्स्ट और क्या था, बोल्ट सब्जेक्टेड टू टेंशन हो गया। देन मेन एक्सप्रेशन ये था जिससे आपको फाइंड आउट करना था मैक्सिमम बेंडिंग, मैक्सिमम टेंशन फोर्स इन बोल्ट। ओके, यहां तक क्लास क्लियर? इफ यू हैव अ डाउट इन द यस्टरडे क्लास यू कैन आस्क मी। ऑल थिंग्स आर क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके, थैंक यू। देन अब आते हैं अपन आज की फर्स्ट, एक तो बियरिंग टाइप के कनेक्शंस में, बियरिंग टाइप कनेक्शंस जो मैंने कनेक्शंस पढ़ाए थे उसमें बताया होगा, बेस्ड ऑन दी resistance offered by the connection. There are two types of the connection: bearing type of connection and second friction type या फिर slip critical connections. Okay, तो मोस्टली बियरिंग टाइप ऑफ बोल्ट्स में अपन ने लगभग मोस्टली शियर कैपेसिटी और उसकी बियरिंग कैपेसिटी एज पर आईएस कोड, और इसमें एसेंट्रिक कनेक्शंस हैं वो भी पढ़ लिया। सेंट्रिक कनेक्शन था, लेफ्ट जॉइंट बट जॉइंट, उसके बारे में पढ़ लिया। कुछ समथिंग करेक्शन फॉर द ग्रिप लेंथ, लॉन्ग लेंथ एंड पैकिंग प्लेट्स, all we have covered in the as forward classes. Okay, now today we are going to discuss about the what will be the capacity or shear capacity of a HSFG bolt. HSFG means high strength friction grip types bolt. मोस्टली इसका ग्रेड जो है वो 8.8 से स्टार्ट होता है। ओके, देन सेकंड जो है इसका एक सब टॉपिक्स है वो है फायरिंग फोर्सेस। ओके, क्या होता है ये भी देखेंगे। ये पर्टिकुलर ओनली फॉर HSFG बोल्ट्स जो होते हैं उसमें प्लस फ्लेक्सिबल प्लेट या फ्लेक्सिबल मेंबर, उसके अंदर ये फोर्स एक्सर्ट होता है। देन थर्ड वन इज टॉपिक इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए जॉइंट। ओके, कि पर्टिकुलर आपने जो कनेक्शंस किया है प्लेट प्लस बोल्ट, मींस एक तो प्लेट लिया, फिर दो प्लेट को कनेक्ट करने के लिए आइदर यूजिंग दी लैप जॉइंट, बट में सिंगल कवर जॉइंट, डबल बट जॉइंट, तो उसमें पर्टिकुलर उस जॉइंट की एफिशिएंसी क्या है। मींस
इट मीन्स कि अगर वो फेल होने की प्रोबेबिलिटी है कि वो 90% एफिशिएंसी शो कर रहा है, मीन्स कि आपका बोल्टेड जो कनेक्शन है मे बी 10% फेल हो सकता है. ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर एफिशिएंसी ऑफ ए जॉइंट वी हैव डिस्कस another topic in the next class or maybe today class as per suitability, which is the strength of solid plate in tension, or you can also the your next topic is a tension member. Okay, इसमें एक पर्टिकुलर एक सॉलिड प्लेट की टेंशन कैपेसिटी है, उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे. देन नेक्स्ट जो फर्दर जो क्लासेस रहेगी आफ्टर द कनेक्शंस, मींस कनेक्शंस में क्या है, अभी आज की क्लास में आपका बोल्टेड कनेक्शन ओवर होने वाला है. नेक्स्ट जो क्लासेस होगी उसमें अपन वेल्डेड कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास. यस और नो? यस सर. ओके, यस सर. वेरी गुड. तो अब आते हैं अपन टॉपिक पे मेन, कि आपका पर्टिकुलर स्लिप क्रिटिकल कनेक्शंस. एक्चुअल में कनेक्शंस क्या है, स्लिप क्रिटिकल कनेक्शंस. इसमें मोस्टली बोल्ट जो है वो है HSFG बोल्ट. ओके, अब HSFG बोल्ट्स में ड्यू टू फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन जनरेट होता है ड्यू टू प्री टेंशन ऑफ द बोल्ट्स. ओके, बहुत सिंपल कंसेप्ट है. इफ यू हैव ए स्लोपिंग सरफेस, okay, and you have a vehicle or you have object, okay, then this object have a something weight equal to W, and the slope from the horizontal stratum या horizontal plane is equal to theta. So we can say this angle also theta, and this normal component we can say W cos theta. ये आपने वेज जो थ्योरी है या फिर फ्रिक्शन थ्योरी है, ये थ्रू आउट आपकी 11th 12th आपने बिल्कुल इस चीज से आभास होंगे, इस चीज से आप अवेयर होंगे. देन दिस वन इज कंपोनेंट इज दी W sin theta. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू मेन इंटरेस्ट ऑफ द पॉइंट, इक्वल टू दिस सरफेस. दिस सरफेस इज फ्रिक्शनल सरफेस. ओके, if frictional surface, this will call a friction factor. friction factor वहां पे कहते हैं, और in the our connections we call the mu equal to slip factor. Okay, it is depends on the mutual surfaces of the plates. की plates की जो surface है, प्लेट्स की जो ये सरफेस है, पर्टिकुलर ये सरफेस, ये किस मटेरियल से कैसे प्रिपेयर किए हैं, हैंड कैसे इन्होंने ब्लास्टिंग की है. मींस ब्लास्टिंग मींस यहाँ इस सरफेस को जितना रफनेस प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा स्लिप फैक्टर आएगा. ओके, तो अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एफएफ. एफएफ फोर्स क्या होगा, कौन बताएगा आप में से? फॉर दिस ऑब्जेक्ट विच जो स्लोप पे ये ऑब्जेक्ट है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा यहाँ? म्यू W sin theta. म्यू W sin theta. W sin theta और वेदर दी W cos theta. Cos theta, normal W force. sin theta. हाँ, who's replying one by one? Mr. Satish, what will the value? W cos theta, normal force. W cos theta. And Dharmender? सर W sin theta होगा. W sin theta माइनस. अब एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, देखो कंसेप्ट ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स, ऑलवेज फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स.
जिस सरफेस पे अगर आपको फ्रिक्शनल फोर्स अगर एक्सर्ट निकालना है या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो दिस विल बी नॉर्मल फोर्स होता है, ना कि टेंजेंशियल फोर्स। दिस विल सरफेस दिस सरफेस इज अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, मींस अगर ऑब्जेक्ट को if the w sin theta is greater than the frictional force, that means the object is move down, means ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे आ जाएगा। तो एज पर इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, मींस जहां पे स्टेशनरी पोजीशन पे है, देन वी कैन से w sin theta इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये रहा आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला। तो ऑलवेज धर्मेंद्र हमेशा याद रखना कि फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वो म्यू मींस उसका कोई भी रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल फैक्टर, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, स्लिप फैक्टर मल्टीप्लाई बाय द नॉर्मल फोर्स। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द आवर मेन पॉइंट, ओके, व्हिच इज द HSFG बोल्ट। ये क्या है बोल्ट का? इट इज द वन ऑफ द हाई ग्रेड टाइप्स ऑफ बोल्ट which are the pre-tension, and ये जो pre-tension है are provided by the nuts। कैसे? ये सिंपल एक हाई टेंशन टाइप के, हाई स्ट्रेंथ टाइप का बोल्ट है, मींस उसमें एज कंपेयर टू बियरिंग टाइप ऑफ बोल्ट्स उसमें स्ट्रेंथ Fu वैल्यू जो है, Fy वैल्यू है, ये इंक्रीजेस है, मींस मोर देन टू दी बियरिंग। अब इस पर्टिकुलर बोल्ट को आप क्या कर रहे हो? प्री टेंशन बाय द हेल्प ऑफ द नट। बोल्ट और नट के बारे में वेरी वेल नो अबाउट, ये आपका नट है और ये बोल्ट which is the head and this will be shank। okay, now I am coming to point, uh, this bolt are pre-tensioned, means आप इस पर्टिकुलर नट को इतना टाइट कर रहे हो कि बोल्ट्स आर कमिंग इन टेंशन। ओके, तो इसको बोलते हैं प्री टेंशन, मींस आपने क्या किया, बाय द हेल्प ऑफ नट आप इसको प्री टेंशन कर दिया। ओके, वेरी वेल। अब आते हैं नॉर्मल जो कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया था, सिंपल बहुत कंसेप्ट। सिंपल कंसेप्ट क्या था कि अगर आपका बोल्ट्स प्री टेंशन है, मींस आपने क्या किया, उस पे एक by the help of nut this you tighten, then this corresponding is a tension, this will be developed in a tension in bolt, tension in a bolt। okay, due to this tension both plates are the very tight and develop a, क्या डेवलप करेगा ये? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ये है आपकी फ्रिक्शनल सरफेस या इफेक्टिव इंटरफेसेस। ओके, मींस जो सरफेस के बीच में इंटरफेसेस हो रहा है उसके बारे में ये बताना है। ओके, नाउ अब ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है, यही रेजिस्टेंस फोर्स की क्या है? शियर कैपेसिटी। इफ आई एम आस्किंग टू यू कि ये शियर कैपेसिटी या जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? Ff इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फोर्स इक्वल टू T। यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके, अब आते हैं अपन पर्टिकुलर कि जो HSFG वोल्ट है उसमें एक कंसेप्ट तो ये आ गया कि म्यू फैक्टर मल्टीप्लाई बाय टेंशन। अब ये जो टेंशन, जो प्री टेंशन आप एक्सर्ट कर रहे हो, वो अपन को फाइंड आउट करना है, और बाय द यूजिंग द IS कोड 800 2007। ओके,
क्लॉज नंबर 10.4। ओके, अब पर्टिकुलर ध्यान से देखना कि ये जो बोल्ट्स हैं वो डिपेंड करता है थ्रू आउट दी, एक तो म्यू कि उसके अंदर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना है, जितनी ज्यादा सरफेस रफ होगी उतना उसकी शियर कैपेसिटी बढ़ेगी। ओके, वेरी वेल। देन सेकंड फैक्टर है इक्वल टू टी, मींस जितना आप टाइटन करोगे, मींस टाइटनेस ज्यादा होगी इसकी बोल्ट की, उतना ही उसके अंदर टेंशन डेवलप होगा। ओके, अब इट इज होली डिपेंड ऑन दी, जो HSFG जो बोल्ट है वो डिपेंड कर रहा है आपका किस पे, कि ये किस टाइप का है। ओके, तो कॉमनली डिपेंडिंग ऑन दी रेजिस्टेंस ऑफर्ड और स्लिप रेजिस्टेंस ऑफर्ड, दे आर दी टू टाइप्स ऑफ दी HSFG bolts. Okay, one is the parallel shank type. Okay, second is the vested shank type. ओके, दोनों का मीनिंग क्या है, वन बाय वन देखेंगे। पैरेलल शैंक, इसमें जनरली क्या होता है कि इट इज दी सर्विसेबल, मींस इसकी जो स्ट्रेंथ है इट इज ओनली सर्विसेबल एट यील्डिंग, मीन इस बोल्ट की FYB यहां तक कि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्लिप रेजिस्टेंस। ओके, आफ्टर यील्डिंग अगर आपका फोर्सेस ज्यादा है, आफ्टर दिस वैल्यू दी दिस शोइंग नो स्लिप रेजिस्टेंस। ओके, नो स्लिप रेजिस्टेंस। तो इस पर्टिकुलर जो सॉरी इसमें इसमें पर्टिकुलर यहाँ पे लिखना नो स्लिप रेजिस्टेंस और इसको लिखना स्लिप रेजिस्टेंस। ओके, नो स्लिप मशीन वहां पे स्लिप नहीं प्रोवाइड कर रहा, और स्लिप रेजिस्टेंस मींस आफ्टर यील्डिंग स्लिप रेजिस्टेंस प्रोवाइड। कैसे, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है, पैरेलल टाइप का कनेक्शन। पैरेलल टाइप कनेक्शन, सॉरी पैरेलल टाइप्स को जो HSFG बोल्ट हैं उसमें आपको क्या करना है, एट सर्विसिबिलिटी it offered no slip resistance, मींस ये जो पर्टिकुलर जो बोल्ट है वो HSFG और उसकी जो शियर कैपेसिटी है, अब मैं शियर कैपेसिटी डायरेक्टली इस तरह लिख रहा हूं, शियर कैपेसिटी, नॉर्मल शियर कैपेसिटी ऑफ फ्रिक्शनल टाइप बोर्ड VNSF, ठीक है, इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ द कैपिटल D। ओके, देन at the higher load, at the higher load slip resistance, slip of the bolt, means ये जो पर्टिकुलर एट हायर लोड मींस एट अल्टीमेट लोड या बियॉन्ड द सर्विस लोड, मींस बियॉन्ड द FYB, मींस उसकी यील्डिंग या सर्विसबिलिटी जो लोड है वहां तक, तो ये क्या कर रहा है, नो स्लिप रेजिस्टेंस दे रहा है, बाद में स्लिप रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ध्यान से देखना कि जब आफ्टर द एट हायर लोड ये जो नॉर्मल जो बोल्ट, मतलब HSFG जो बोल्ट है, HSFG जो बोल्ट है एट, मींस अगर मैं यहाँ पे फोर्स लिख दूं, P फोर्स यहाँ लग रहा है, P फोर्स यहाँ लग रहा है, तो P विच इज द लेस देन इक्वल टू द सर्विस लोड या यील्डिंग ऑफ द बोल्ट, अगर इस स्ट्रेंथ से कम है तो ये बोल्ट जो है वो किस तरह बिहेव करेगा, HSFG, ध्यान से सुनना, और इसको बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। ओके, नो स्लिप कंडीशन, बट if the exerting force is higher than this yielding या service yielding of the bolt, then this will showing as the bearing type connections।
और ये जो बोल्ट है उसकी आप स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, जो बियरिंग टाइप ऑफ बोल्ट जो है उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं वैसे निकालनी। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो इस वाली ये पर्टिकुलर जो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट रखना कि ये जो कनेक्शन जो है, लोड जो है, अगर आपको एग्जाम में या फिर क्वेश्चंस में दे, देयर विल बी नो स्लिप कंडीशन, तो ये क्या होगा, एच एस एफ जी बोल्ट होगा, उसकी तरह अपन को कैलकुलेट करना है उसकी सीयर कैपेसिटी। और अगर बोले स्लिप कंडीशन मींस नॉर्मल जो है आपका बोल्ट्स वो स्लिप कंडीशन है, तो उसके केस में ये जो बोल्ट्स है एच एस एफ जी बोल्ट वो ट्रीटेड एज ए नॉर्मल ऑर्डिनरी बोल्ट और बियरिंग टाइप ऑफ बोल्ट्स। ओके Yes, sir. ओके, अब आते हैं सेकंड पॉइंट है वेस्टेड टाइप, वेस्टेड सैंक टाइप HSFG। ये क्या है, ये एट ए अल्टीमेट लोड दिस विल क्रिएट नो स्लिप रेजिस्टेंस। मींस अगर आपका लोड अल्टीमेट तक भी पहुंच जाता है तब भी ये जो कनेक्शंस हैं वो डायरेक्ट शोइंग एज HSFG कनेक्शंस। ओके, means no slip provide even at ultimate load, at ultimate load means अगर आपको बोले इस टाइप का बोल्ट यूज किया है और पर्टिकुलर इसका अल्टीमेट लोड पे भी ये क्या है HSFG बोल्ट रहेगा। ओके, यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, now sir. I am coming to the main point of the HSFG bolt, which is the shear capacity of HSFG bolt. Okay, go to the clause number 10.4. Okay, 10.4. I think wait a second. Okay, I'm audible to all of you. Yes, sir. Okay, something. I have in a call, then that's why I am silent the phone. Okay. Now I am coming to the main point equal to shear capacity of HSFG bolt. आप डायरेक्टली देखो नॉमिनल जो shear कैपेसिटी है इस पर्टिकुलर बोल्ट की VNS, नॉमिनल बोल रहा हूं अभी तक। ओके, जब आपको डिजाइन बोलूंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा,
पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट म्यू एफ, जिसको बोलते हैं स्लिप कोफिशिएंट या फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, ओके, स्लिप फैक्टर या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मल्टीप्लाई बाय, अब जो टी जो है मींस टेंशन, इस टेंशन को क्या किया है इन्होंने, द पार्ट डिवाइडेड इनटू द फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू इफेक्टिव इंटरफेस ऑफ द सरफेसेस, मींस उसमें कितनी इंटरफेस सरफेस कर रहे हैं। जैसे बियरिंग टाइप ऑफ कनेक्शंस में यू कैन रिकॉल दी, कैसे कि अगर वो सिंगल सीयर में होता तो अपन एनएन की वैल्यू क्या लेते थे 1, और अगर वो डबल सीयर में मींस दो अगर प्लेन होता तो एनएस की वैल्यू 1 और एनएन की वैल्यू भी 1, मतलब उसमें दो सरफेसेस आते हैं। तो एनी क्या है, इफेक्टिव इंटरफेस, ओके। देन फैक्टर इज के एच विच इज द नॉन डायमेंशनल फैक्टर एंड इट डिपेंड्स ऑन दी होल टाइप, मतलब आप जो डायमीटर का जो होल बना, मतलब बोल्ट का जो होल बना रहे हो इज स्लॉट टाइप का, ओवर साइज का, तो वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर होल का, ओके। देन फाइंड दी इट मैक्सिमम लोड या प्रूफ लोड, ओके। तो वी कैन डायरेक्टली से आउट nominal shear capacity of HSFG bolt VNSF equal to mu F NE multiply by KH multiply by F naught, okay. Now we are going to the directly mu F NE KH and F naught, ये जो टर्म्स है ये क्या है, फर्स्ट लिखो आप इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और स्लिप फैक्टर, ओके। ये आपकी आएगी एक टेबल नंबर आई थिंक 20 के आसपास होगी, टेबल नंबर 20 होनी चाहिए, ओके। देन एनी इक्वल टू दी नंबर ऑफ इफेक्टिव इंटरफेस offering frictional resistance, okay, to the slip. KH equal to dependently on the holes, whether the Killian's hole, oversized, short slotted and long slotted, and F naught equal to minimum bolt tension at the installation, minimum tension of the bolt at installation, okay. Now open the IS code, अब सब अपने IS code ओपन करो और उसमें क्लॉज नंबर 10.4 पे जाओ, ओके। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू दिस, ओके ओके ओके, जस्ट 10.4, ओके। ये है आपका फ्रिक्शन ग्रिप टाइप बोल्टिंग, ओके। अब इसमें पर्टिकुलर जो स्लिप रेजिस्टेंस या इसकी शियर कैपेसिटी जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए 10.4.3 जो क्लॉज है उसमें ये क्लियर क्लॉज लिखा हुआ है। क्लियर क्लॉज क्या लिखा हुआ है, देखो VNSF, ठीक है, विच इज डायरेक्टली मीन नॉमिनल शियर कैपेसिटी ऑफ ए HSFG बोल्ट, क्योंकि अपन HSFG कर रहे हैं, is governed by the slip for friction type, okay। तो म्यू एफ हो गया आपका स्लिप फैक्टर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके। सबने ओपन कर दिया कोड, Yes, sir. ओके। तो पेंसिल से मार्क करते रहना, ओके। देन सेकंड इज द नंबर ऑफ द इफेक्टिव इंटरफेसेस ऑफरिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू स्लिप। तो जो एनी की वैल्यू है आपकी, एनी की जो वैल्यू है, एनी की जो वैल्यू है वो आपको क्या लेना है, फॉर लैप जॉइंट एनी इक्वल टू 1 एंड फॉर सिंगल कवर, सॉरी, सिंगल कवर बट जॉइंट
उसमें भी n इक्वल टू 1 और डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट उसके लिए आपको कंसीडर करना है n इक्वल टू 2। यहां तक क्लियर है ना? जस्ट ये सिंपल लैप जॉइंट। तो अब फिक्शनल जो इफेक्टिव जो इंटरफेस होगी जो फिक्शनल प्रोवाइड कर सकती है वो कौन सी होगी? सिर्फ ओनली वन, है ना? और बट जॉइंट में अगर आपका कवर प्लेट है सिंगल, तो सिंगल होगी तो ये सिर्फ कौन सी सरफेस प्रोवाइड करेगी? ये वाली। देन डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट में क्या हो जाएगा? डबल सीयर, मींस एक तो ये सरफेस प्लस दिस सरफेस। ओके, यहां तक क्लियर? Yes, sir. Okay. Now I am coming to the factor KH. Okay. ये जो KH factor है, which are the only through the depends on these hole types. First आपका Killian's hole से means टेबल नंबर 19 में आई थिंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल्स के अकॉर्डिंग डायमीटर ऑफ होल कंसीडर करा। अगर आप किलियंस होल में रखते हो तो उसकी टेंशन जो है वो एक थ्रू आउट आती है, मींस उसमें टेंशन को रिडक्शन नहीं कर सकते, उसकी शियर कैपेसिटी रिडक्शन नहीं होती। तो उसके केस में आपको KH इक्वल टू 1 कंसीडर करना है। सेकंड, KH इक्वल टू 0.85 फॉर फास्टनर्स इन आवर साइज प्लस short slotted holes and for fasteners in long slotted holes loaded perpendicular to the slot. ओके, ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है 1 तो आपको कंसीडर करनी है KH इक्वल टू 1.0 डायरेक्टली अगर आपके पास है किलियंस होल्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देन 0.85 आपको करनी है अगर ओवर साइज होल आता है प्लस शॉर्ट स्लॉटेड होल टाइप का आता है तो प्लस लॉन्ग सॉर्टेड टाइप में क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर, लॉन्ग स्लॉटेड मतलब इस टाइप का। ओके, और ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है पर्टिकुलर इसके परपेंडिकुलर हो तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। ओके, एंड अगर आपका थ्रू आउट दी क्या हो? फॉर लॉन्ग स्लॉटेड लोडेड पैरेलल टू दी सोल, मींस पैरेलल कैसे? ये आपने होल क्रिएट किया लॉन्ग वाला प्लेट पे, ये मैं प्लान बता रहा हूं, और इसके ऊपर आपने एक और प्लेट लगा दी और लोडेड मतलब इसकी एफ की डायरेक्शन, ये एफ की डायरेक्शन, तो ये क्या है? पैरेलल। तो लॉन्ग स्लॉटेड होल्स लोडेड पैरेलल टू दिस स्लॉट। ओके, अगर कुछ नहीं गिवन दे रखा है तो डायरेक्टली वी अज्यूम दी किलियंस होल्स और KH की वैल्यू कितनी लिखना है? यूनिट। ओके, क्लियर? Yes, KH sir. फैक्टर हो गया, एनी फैक्टर हो गया। अब बचा आपके पास कौन सा फैक्टर? और कौन सा फैक्टर है? म्यू, म्यू बाकी है ना? ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बाकी रखा, वो फाइंड आउट करना है आपको बाय द हेल्प ऑफ टेबल नंबर 20। ओके, टेबल नंबर 20 क्लॉज नंबर 10.4.3, इसको याद रखना। अब इसमें थ्रू आउट दी डिपेंड ऑन दी ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस। ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस क्या होता है? जनरली स्टील कनेक्शंस में जो प्लेट्स या फिर जो भी कनेक्शंस करते हैं वो कुछ रेड पेंटेड भी होता है, रेड ऑक्साइड होता है, कुछ सरफेसेस होते हैं जिसको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस देते हैं। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस देने के लिए आपको ना वहां पे सरफेस को ब्लास्टेड करनी पड़ती है, मींस वहां पे ग्रेट या फिर सैंड ब्लास्टिंग करते हो तो वो सरफेस क्या होता है? रफनेस प्रोवाइड करता है। फिर उसमें डिपेंड करता है कि भाई वो जो सरफेस है मटेरियल है जिंक कोटेड है नहीं। फिर उसके बाद में कि डिपेंडिंग ऑन दी उसकी जो रस्टिंग है वो लाइट होनी चाहिए, मतलब कुछ आफ्टर द ड्यूरेशन रस्ट जो है अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन करेगा और उसकी मेटेरियल की स्ट्रेंथ भी कम होगी। फिर डिपेंड करेगा मेटेरियल कौन सा है भाई, अगर एल्यूमिनियम के केस में आते हो और इस मतलब उसके ऊपर जो कोटिंग वाला है, अगर सिलिकेट की कोटिंग है तो वन बाय वन देखो।
ये पर्टिकुलर आपको एग्जाम में या फिर पर्टिकुलर सरफेस के लिए दे रखा होगा। अगर कुछ नहीं दे रखा, यू कैन अज्यूम दी 0.55, ओके, you can assume directly mu f equal to 0.55, ओके। ये पॉइंट लिख देना, मार्क कर देना कि अगर ये रहा आपका म्यू ई, अगर कुछ नहीं दे रखा तो 0.55 अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। अज्यूम दिस, बट इन केस ऑफ दी, देखो सबसे पहले लैंग्वेज बता देता हूं। इफ दी सरफेस नॉट ट्रीटेड मींस किसी तरह का आपने ट्रीटमेंट किया, तो ट्रीटमेंट नहीं किया तो नेचुरली जो सरफेस है उसके अंदर इतना फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा, तो उसकी लोवेस्ट वैल्यू आएगी 0.20। सेकंड, सरफेस ब्लास्टेड विद सॉर्ट और ग्रिट मींस सैंड ब्लास्टिंग इस टाइप का होता है जिसमें, एंड विद एनी लूज रस्ट रिमूव, नो पिटिंग मींस उसके ऊपर किसी तरह का रस्ट नहीं हो और किसी तरह की मींस ग्रिट और इस टाइप की कोई भी चीज उस पर नहीं जमा हो, तो वो सबसे बेस्ट क्या करता है, सरफेस कंसीडर करता है, ओके। 0.50। Then third one is the surface blasted with the salt or grit and hot dip galvanized। अब ये देखना सरफेस ट्रीटमेंट है ये अलग से। इसमें क्या होता है, जीआई जो सीट आपने सुना होगा ना, जीआई सीट्स मतलब जो सेट को ग्लेवनाइज आयरन जो है उस टाइप की सीट्स बनाई जाती है जिसमें कोटेड होती है ये, ओके। देन उसके लिए 0.1 हो गया। जितना स्मूथ सरफेस होगी डायरेक्टली याद रखना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। Then fourth one is the surfaces blasted with salt and grit and spray metallic with zinc। अब ये क्या कर रहा है, जिंक की कोटिंग के वजह से, स्प्रे करने की वजह से वहां थोड़ा फ्रिक्शन जो है वो कम हुआ, बट इट इज मोर देन दी ग्लेनराइज आयरन जो जीआई जो है वो उससे ज्यादा है। देन फिफ्थ वन इज सरफेसेस ब्लास्टेड विद, मतलब ये सारा ब्लास्टेड कैटेगरी में आ रहा है। नाउ दी पेंटेड विद एथिल जिंक सिलिकोट कोट, इस टाइप का एक कोट आता है फॉर प्रूफिंग दी रस्टिंग, रस्टिंग प्रूफ करने के लिए यूज होता है, तो उसके लिए 0.3। सैंड ब्लास्टेड सरफेस, अब आपने क्या किया, जो ग्रिड मींस पहले क्या करते थे, शॉर्ट ग्रिड यूज करते थे मतलब बहुत फाइन पार्टिकल, अभी आप यूज कर रहे हो सैंड पार्टिकल। अब लाइट रस्टिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा आपका फ्रिक्शन, मींस आपकी अब प्लेट पे अगर आपने सैंड ब्लास्टिंग किया, सैंड ब्लास्टिंग करने से क्या होगा, उसकी फ्रिक्शनल जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, मींस उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। सरफेस ब्लास्टेड विद सॉल्ट एंड ग्रिट एंड पेंटेड, एक वैल्यू 6 वैल्यू याद रखना, 6 वैल्यू काफी बार एग्जाम में आता है, सैंड ब्लास्टेड सरफेस आफ्टर लाइट रस्टिंग। अब इसमें सेम प्रोसीजर है बट इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज कर दी है, थिकनेस इंक्रीज की है तो भी उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा, वो भी 0.3 है। Then surface blasted with salt and grit and painted with the alkali zinc silicate coat, इस टाइप का पर्टिकुलर कोट है, तो 0.3। ये नॉर्मली आपके एग्जाम में टेबल जो है वो गिवन होगी क्योंकि आईएस कोड वैसे भी आपको दे रखा होगा, तो उसमें अगर स्पेसिफिक अगर क्वेश्चंस में मेंशन है तो ले सकते हो, बाकी मोस्टली अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू अगर कंसीडर करना है फॉर सेफर साइड तो 0.55 लेना है, और यू कैन अज्यूम दी फर्स्ट वैल्यू डायरेक्टली, किसी तरह का सरफेस पे कोई तरह का ट्रीटमेंट नहीं किया, तो इसलिए मैं म्यू एफ की वैल्यू जो है, सॉरी म्यू ई की वैल्यू वो 0.2 कंसीडर करना, ओके। जितना कम कंसीडर करोगे उतना सेफर साइड में जाएंगे, जितना ज्यादा कंसीडर करेंगे उतना अपन वीकर साइड में जाएंगे। मींस अगर कैपेसिटी अपन पहले से अज्यूम कर लें कि उसकी कैपेसिटी फ्रिक्शनल कैपेसिटी 20% ही है तो और ज्यादा सेफर होंगे, ओके। क्लीन मिल स्केल टाइप का 0.33, सैंड ब्लास्टेड सरफेस हो, किसी तरह का लाइटिंग सर्फ वो नहीं हो तो 0.48, और अगर आपने रेड ऑक्साइड कर दिया, ये 12 नंबर जो वाला पॉइंट है ये याद रखना, काफी बार सीधा डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है कि अगर रेड ऑक्साइड कर देते हैं तो जो म्यू ई की वैल्यू है वो सबसे लोएस्ट वैल्यू जाती है 0.1, तो लोएस्ट वैल्यू है 0.1 एंड हाईएस्ट वैल्यू है 0.52 और you can say 0.55, okay, now it is clear।
यस और Yes, नो? sir. ओके, वेरी गुड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट है, फैक्टर जो है वो बच गया आपका एफ नॉट, मींस मिनिमम टेंशन एट द इंस्टॉलेशन। अब ये क्या होता है, ये एक्चुअल में डिपेंड करता है एक तो फर्स्ट एंड बी, नेट सेक्शन एरिया ऑफ द बोल्ट क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय द प्रूफ स्ट्रेस, मल्टीप्लाई बाय द प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस क्या होती है, कौन बताएगा आप में से? वेरी वेल नो इन दी, आई थिंक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में The 0.2% strain value to the stress sensitivity. 0.2% स्ट्रेंथ। तो ये पर्टिकुलर प्रूफ स्ट्रेस जो है ये है क्या चीज, मतलब कहीं पे तो आप यील्ड स्ट्रेस लिख रहे हो और कहीं पे प्रूफ स्ट्रेस लिख रहे हो, तो ये तो एक मेथड हो गया, ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड बोलते हैं 0.2% ऑफसेट फ्रॉम दी मेन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एट दिस वैल्यू where the intersect of this line you will get the proof stress। ये तो एक मेथड हो गया, वेरी गुड, ये मेथड तो आपको पता है। बट प्रूफ स्ट्रेस जो है ये मोस्टली है क्या चीज, कौन बताएगा? सतीश, सतीश, No idea. यस और नो? No idea, sir. ओके, तो ध्यान से सुनो। फॉर दी डक्टाइल मटेरियल और मोस्टली मटेरियल विच हैव क्लियर यील्डिंग पॉइंट, जिस मटेरियल पर्टिकुलर डक्टाइल मटेरियल माइल्ड स्टील और इनका क्या है, यू विल गेट दी क्लियर यील्डिंग पॉइंट। अगर आपको क्लियर यील्डिंग पॉइंट पता है जब इस चीज का, तो यू कैन से दिस स्ट्रेस इज द यील्डिंग स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस। But in the high strength bolts, high strength material, high content of the carbon or cast iron, we have not clear any observation to find out the where it is the yielding or where it is the failure। Failure means उसकी yielding कहाँ पे? Okay, for this purpose we will use the offset method, and this will method equal to draw this particular 0.2% strain value and parallel to the initial slope, and this value if cutting to this point, then we can say this will equal to proof stress। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, तो प्रूफ स्ट्रेस जो है वो पर्टिकुलर जहां मटेरियल नॉट शोइंग द क्लियर यील्ड पॉइंट, क्लियर यील्ड पॉइंट नहीं शो करता है, देन वी कैन से फाइंड आउट दी बाय ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मींस इस पर्टिकुलर इनिशियल जो स्लोप जो है, इसका जो ई स्लोप है उसके करस्पॉन्डिंग ई स्लोप लेने के बाद में लाइन ड्रॉ करते हैं, जहां पे कट होता है वो होता है उसकी प्रूफ स्ट्रेस। ओके, तो एफ नॉट इक्वल टू ए एन बी। ए एन बी मीन्स उसका नेट सेक्शन एरिया। नेट सेक्शन एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? 0.78 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर डायरेक्टली। ओके, नेट सेक्शन एरिया तो अपन को निकाल रखा है ना, और मल्टीप्लाई बाय द प्रूफ स्ट्रेस। इन हियर as per the IS code the proof stress is considered 0.7 times of the ultimate strength of bolt। okay, okay, yes or no? Yes, sir. तो एज पर दी IS कोड बता रहा हूं मैं, कंसीडर IS कोड 800 कंसीडर 0.7 टाइम्स ऑफ दी FUB। ओके, ओके, यस और नो? Yes, sir. ओके, FUB क्या है? बोल्ट की अल्टीमेट Ultimate. स्ट्रेस। ओके, अल्टीमेट स्ट्रेस को यहाँ प्रेजेंट किया है। ओके, तो अब अपने पास फाइनल फॉर्मूला आ गया।
फाइनल फॉर्मूला फॉर स्लिप रेजिस्टेंस या नॉमिनल shear capacity of the HSFG bolt equal to VNSF equal to mu E multiply by NE multiply by सॉरी ये म्यू एफ है ना, ध्यान रखना फ्रिक्शन फैक्टर म्यू एफ, मैं बार बार ई लिख रहा हूँ, ई ओनली फॉर इफेक्टिव के लिए, देन के एच मल्टीप्लाई बाय दी एफ नॉट। ओके, अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखना, ये जो स्लिप फैक्टर है फ्रॉम दी टेबल नंबर 20 ऑफ क्लॉज नंबर 10.43 ओके of IS code 800 2007, then NE equal to number of effective interfaces. Then for the lap joint consider NE equal to 1, for double cover butt joint consider NE equal to 2. Okay, now I am coming to the KH factor. If your KH factor is Killian's holes, then KH equal to 1 and oversized plus short slotted hole, and if your long slotted अगर holes है but perpendicular to the force, तो उस केस में KH equal to 0.85, then long slotted holes subjected to parallel to the load, then KH equal to 0.7. okay, now सबसे लास्ट फैक्टर जो है वो फैक्टर रिमेनिंग हो गया एफ नॉट, प्री टेंशन एट द इंस्टॉलेशन विच इज डायरेक्टली टू ANV नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ द बोल्ट मल्टीप्लाई बाय द प्रूफ स्ट्रेस एफ नॉट। तो ये तो आपको नोट डाउन करना है 0.78 पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ओके, एंड मल्टीप्लाई 0.78 पाई बाई 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एफ नॉट। अब देखना एफ नॉट की वैल्यू क्या लिखना है, 0.7 FUB, वेरी गुड। ये अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, 2 मिनट के लिए, और इसको पूरा दिमाग में बैठा लो कि कैसे आपको कि स्लिप रेजिस्टेंस नॉर्मल शियर कैपेसिटी ऑफ HSFG बोल्ट निकालनी। ओके, देन इसके बाद में नोट लिखना, अब आपको अगर डिजाइन शियर कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए पहला की स्लिप रेजिस्टेंस एट सर्विस लोड you consider gamma m naught, okay, then if this considers slip resistance, if the slip resistance from the IS code, we can say this value here, if the slip resistance is designed at service load, then gamma mf, जो gamma mf है वो गामा mf है वो 1.1, ओके, एट अल्टीमेट लोड गामा mf इक्वल टू 1.25, ओके। तो VDSF इक्वल टू VNSF डिवाइडेड बाय गामा। अब पूरा इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको अपने नोटबुक में छाप दो, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी HSFG बोल्ट कैलकुलेशन, ओके, क्लियर?
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Got it. ओके, वेरी गुड। तो अब सेकंड, अब अपने को करना है कि इस पर्टिकुलर वोल्ट का अगर कहीं पे भी कनेक्शन आएगा तो वी कैन इजिली फाइंड आउट दी शियर कैपेसिटी। और ध्यान देना, ये सिर्फ कब होगा जब ये स्लिप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, मींस देयर विल बी नो स्लिप कंडीशन, स्लिप नहीं होना चाहिए उसके बीच में। अगर ये स्लिप होता है मींस, अगर सिंपल बात है, अगर कोई चीज स्लिप हो रही है मींस वहां पे फ्रिक्शनल ही खत्म है। जब फ्रिक्शनल खत्म है, म्यू एफ एंड ये सब प्रिडोमिनेंट ही नहीं होगा, तब उस केस में इस पर्टिकुलर वोल्ट को कैसे ट्रीट करोगे? उस टाइम कंडीशन में क्या करोगे? इफ दी, हाँ, slip resistance not offered means slip condition are governing, then HSFG volts are converted into Being type volt. bearing type of connections. ओके, अब बियरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन में BSB इक्वल टू मिनिमम ऑफ दी shear capacity and bearing capacity। अब shearing capacity का फॉर्मूला बताएगा धर्मेंद्र, बता सकता है ना धर्मेंद्र? क्लास में कराया था। Yes, sir. हाँ, इसमें सॉरी आई थिंक VD होगा सिर्फ, है ना? VDB डिजाइन बोल्ट वैल्यू, Yes, sir. डिजाइन बोल्ट वैल्यू, then this one is the design shear capacity, design bearing capacity। हाँ, इसका फॉर्मूला बताओ। F, यस धर्मेंद्र, ये फॉर्मूला तो आपको रात को उठाए नींद में तब भी याद होना चाहिए, मींस ऐसा होना चाहिए। यस धर्मेंद्र, am I audible to you? Can you hear me? Now I'm asking to Satish, can you formulate the bearing capacity of the bolts, normal ordinary bolts? Yes, sir. 2.5 KB KB FU F T into T Fu into T into T divided by gamma MB. gamma MB। Where the gamma MB कितना होगा? 1.25। 1.25. And where the KB equal to So KB minimum, minimum of हाँ, E divided by 3D naught. 3D naught, P divided by 3D naught minus 0.25. yes, very good, FU divided by FUB divided by FU okay, and and 1. 1, very good। तो ये तो हो गया आपका bearing capacity। Now I am coming to the shear capacity of bearing type bolts from the, yes Dharmender, yes Dharmender, No. Dharmender, am I audible to you? Yes or no? Okay, I think you are not remembering। तो FUB divided by √3 gamma MB multiply by NN ANB plus NS ASB multiply by factor for the first long joint, grip joint, and third one is the packing joint। Okay, beta long joint, beta grip, and beta for PK। Okay, तो ये तीनों जो फैक्टर थे वो डिपेंडिंग ऑन दी कनेक्शंस। ओके,
अब आते हैं नेक्स्ट, कमिंग टू दी पॉइंट विच इज दी सेकंड जो टॉपिक था, क्या था आज की क्लास का, कौन बताएगा? फायरिंग फोर्स। फायरिंग फोर्स, ओके। अब पर्टिकुलर ये जो फायरिंग फोर्स है विच इज होली डिपेंडिंग ऑन दी कनेक्शन HSFG, ओके। तो अब आप ओपन करो कोड, कोड आप ओपन करो, जस्ट ओपन द कोड। Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. Now we are coming to the फायरिंग फोर्स, है ना। अब ये एक्चुअल में है क्या चीज, देखो बड़े ध्यान से सुनना और बिल्कुल एकदम किस टाइप के पर्टिकुलर मेंबर में, फर्स्ट किस पर्टिकुलर टाइप के मेंबर और किस टाइप का कनेक्शन, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, ओके। तो फर्स्ट देखो फायरिंग फोर्स का है कि ये क्या है, ये एक एडिशनल फोर्स है। पहली बात तो लिखते रहना साथ साथ में, ये एडिशनल फोर्स है। जो कनेक्शंस हैं वो स्लिप क्रिटिकल या फ्रिक्शन टाइप कनेक्शंस होना चाहिए। बेरिंग टाइप ऑफ कनेक्शंस में किसी तरह का फायरिंग फोर्स एक्सर्ट नहीं होता। देन जो प्लेट्स हैं आर फ्लेक्सिबल, ओके। तो तीन चीजों को ध्यान रखना। देन आई एम ड्रॉइंग एक पर्टिकुलर कनेक्शंस जस्ट लाइक दिस। ए टी सेक्शन है जो कनेक्टेड थ्रू दी प्लेट्स, ओके। टी कनेक्ट, टी section are connected to joint this, okay. These are the two bolts, okay. These are the two bolts, okay. अब क्या है इस पर्टिकुलर कनेक्शंस में, यहां ध्यान से देना कि इस कनेक्शन में ये है आपका अंडर टेंशन, ओके। ये क्या है आपका टेंशन फोर्स लग रहा है, ओके। अब ये जो टेंशन फोर्स है, लेट्स अज्यूम दिस फोर्स इक्वल टू टी, ओके। तो ये टी सेक्शन था और इसको कनेक्ट किया मैंने किसी प्लेट से, और बाय द हेल्प ऑफ टू HSFG बोल्ट। यहां ध्यान रखना
ये बोल्ट जो है वो HSFG बोल्ट है ये. ओके, नाउ इफ आई कमिंग टू दिस पॉइंट फॉर द इक्विलिब्रियम, तो टी फोर्स अगर लग रहा है तो इस पर्टिकुलर बोल्ट्स में कितना फोर्स आएगा भाई, कौन बताएगा? TE/2 और TE/2, यस और नो? Yes, sir. यस, ओके. Yes, sir. अब देखो, ड्यू टू दिस टेंशन, पहला क्या है? टेंशन होना चाहिए. और कनेक्शंस, कनेक्शन कौन सा है आपका? स्लिप क्रिटिकल या फ्रिक्शन टाइप का कनेक्शन. बोल्ट्स कौन से होना चाहिए? HSFG. बोल्ट्स HSFG हो गया. अब प्लेट्स आर फ्लेक्सिबल, मींस ये जो टी सेक्शन है ये क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल. अब क्या हुआ? ड्यू टू दिस टेंशन there will be a certain uncertainty in the plate. I am drawing the same color diagram. Okay, now this is a particular is a T section जो है वो क्या हो गया आपका? पर्टिकुलर टेंशन, और ड्यू टू फ्लेक्सिबल होने की वजह से अब आपके बोल्ट्स जो है वो क्या हो गया? यहाँ पे एक्सर्ट, एक्सर्ट. ओके, इस पे कितनी टेंशन लग रही थी? T/2. ये भी लग रहा था T/2, और इस पे फोर्स लगता T. ओके, अब देखो ध्यान से, ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबल प्लेट्स, अब क्या हुआ? ड्यू टू फ्लेक्सिबल प्लेट्स की वजह से क्या होगा? एट द एजेस ऑफ प्लेट, अब इनके एज जो है प्लेट के, ये क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर इस बोल्ट्स पे या इस जो सामने वाली जो प्लेट्स हैं उस पे एडिशनल एडिशनल फोर्सेस एक्सर्ट कर रहा है. और ये एडिशनल फोर्स एक्सर्ट जो है वो बाय द शोइंग द Q, एंड दिस एडिशनल फोर्स इज कॉल्ड फायरिंग फोर्स Q. ओके, तो अब इसके ऊपर क्या लग रहा है? Q एडिशनल फोर्सेस ड्यू टू फ्लेक्सिबल प्लेट्स, टेंशन और फ्रिक्शन टाइप ऑफ कनेक्शंस होना चाहिए. और अगर ये प्लेट आपकी फ्लेक्सिबल नहीं होती, मान लो अगर ये प्लेट फ्लेक्सिबल नहीं है और यू प्रोवाइड दी स्टीफनर्स, मींस स्टीफनर मींस आपने और एक्स्ट्रा एक वेल्ड करने के बाद में इस तरह से आपने वेल्ड कर दिया, नाउ this T section is not deformed like this. Okay, तो अब पर्टिकुलर बोल्ट्स जो HSFG बोल्ट है आर subjected to total tension force equal to TE divided by 2 प्लस क्या आएगा? Q. अब Q. तो अब ध्यान से देखना, ये जो Q जो फैक्टर है ये भी आपको कंसीडर करना है फॉर whenever you design this particular particular this member, means particular this HSFG bolt. और HSFG की जो बोल्ट है, HSFG बोल्ट, उसकी भी टेंसाइल जो स्ट्रेस है, टेंसाइल जो डिजाइन शियर कैपेसिटी है वो भी क्या है? सेम टू सेम बियरिंग टाइप के. ओके, मैंने अभी यहाँ पे मार्क नहीं किया है उसका. इसके लिए भी तो TD जो भी है वो इक्वल टू सिमिलर टू FYB into multiply by the whole section area B, or multiply by the gamma m naught, or then the 0.9 FUB, or multiply by the net section of the bolt and multiply by the gamma mm. ये same to same of the design किए रहा. टेंसाइल जो कैपेसिटी है वो डायरेक्टली सेम टू सेम दिस क्लोज है. ओके, अब आते हैं ड्यू टू दिस पर्टिकुलर टेंशन डेवलप और एडिशनल फोर्स वी विल फाइंड आउट दी हाउ Q वैल्यू फाइंड आउट करना है फ्रॉम दी क्लॉज
10.4.7। अब ये आपको करना है क्लॉज नंबर 10.4.7 where you can easily find out the Q. Okay? Yes or no? Yes, sir. Okay. अब आते हैं Q की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। जो Q है इक्वल टू डायरेक्टली एक्सप्रेस एज दी LV divided by 2LE. I'm not remembering this whole formula. You can directly see in the IS code. तो LV divided by 2LC TE माइनस, अब इन केस मेरा क्या था, T क्या है, एडिशनल फोर्स, और अपने केस में क्या ले रखा है अपन ने, अगर मैं IS कोड का डायग्राम बनाऊं तो IS कोड में क्या था, यहाँ पे 2E। ओके, समझ में आया। Yes, sir. IS कोड में यहाँ 2TE लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे TE हो गया। ओके, Yes, sir. तो ये फॉर्मूला जो है वो पर्टिकुलर ध्यान रखना। T मान equal लो अपने to अपने वाले डायग्राम में भी मैं इसको 2E कर देता हूँ और इसको सिंपली TE हो जाएगा, एडिशनल फोर्स हो जाएगा डायरेक्टली T प्लस Q। ओके, सिमिलर बना देता हूं मैं, तो T माइनस बीटा एंड नीटा F नॉट BE T4 डिवाइडेड बाय 27 LE और LV स्क्वायर। अब बस एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम दी IS कोड 800 clause number 10.4.7. okay, now I am coming to the point Q is the firing force, okay। अब वन बाय वन जो चीजें हैं कैसे कैलकुलेट करनी है वो ध्यान से देखना। सबसे पहला कि LV अपॉन 2LV है, डिस्टेंस फ्रॉम द बोल्ट सेंटर लाइन टू द टॉप of the fillet weld or to the half the root radius for the rolled section। ये है आपका LV। कैसे, जब T सेक्शन जो होता है उसमें कुछ कर्वी पोर्शन होता है ना, T जो सेक्शन होता है कुछ उसमें रूट रेडियस होती है, आपने शायद तक उसमें पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल हैंडबुक जो सेकंड नंबर है स्टील की, जिसमें पर्टिकुलर हर रोल्ड मेंबर जो होता है, रोल्ड मेंबर में यहाँ से रूट डायमेंशन से लेते हैं। मींस ये जो मेंबर है इसका एक रूट होगा, रूट इसका क्या होगा, एक वो चीज, उसके बाद में इसका सेंटर डिस्टेंस वो है LV, देन outer edge to the center of the bolt is equal to the distance between the firing force and the bolt center line and is the minimum of the either the end distance, the value is given by LE equal to this। अब इसमें देखो F नॉट तो क्या है, प्रूफ स्ट्रेस कैसे निकाल सकते थे, 0.7 टाइम्स ऑफ दी FUB, बीटा इक्वल टू 2 फॉर नॉन प्री टेंशन बोल्ट्स एंड 1 फॉर दी प्री टेंशन बोल्ट। अब इसमें पर्टिकुलर क्या होगा, एडिशनल जो टेंशन डेवलप होगा, अगर आपने प्री टेंशन कर रखा है मींस T की वैल्यू आपने दे रखी इसको, एडिशनल जो फोर्सेस हैं, तो उसके केस में बीटा 2 लेना है, और अगर आपने सॉरी बीटा प्री टेंशन कर रखा है तो 1, देन सेकंड फॉर दी नॉन प्री टेंशन। ओके, अब आते हैं नीटा एक कांस्टेंट फैक्टर है 1.5 एंड बी इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज पर पेयर ऑफ बोल्ट्स, मींस यहां से यहां तक इसकी इफेक्टिव फ्लैंज की ना कितनी डिस्टेंस, मींस इसके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में कितनी डिस्टेंस है बी। F नॉट हो गया T इक्वल टू थिकनेस ऑफ दी एंड प्लेट्स कौन सी, जहां पे कनेक्शन किया है, ये सबसे नीचे वाली जो प्लेट है वो क्या है आपकी एंड प्लेट। ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, कोई मैं क्वेश्चन जो है इसके ऊपर करा दूंगा ताकि सारी टर्म्स के बारे में क्लियर हो जाए, और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यूजिंग द IS कोड एडिशनल फोर्स होता है कैसे फाइंड आउट करता है, बाय द हेल्प ऑफ द क्लॉज 10.4.7। ऑल थिंग्स आर क्लियर। ओके, Yes, sir. ओके, अब आते हैं तीसरा आज का हेडिंग,
तीसरा जो हेडिंग है वो है आपका क्या, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। इसके बाद आपका बोल्टेड कनेक्शन इज ओवर, ओके। एंड इसी में एक पार्ट है टेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड प्लेट, वो भी वो भी क्या है, सब पार्ट ऑफ द टेंशन मेंबर। आई थिंक यू हैव ए यूनिट ऑन आवर सिलेबस, जो स्टील का जो सिलेबस है उसमें एक यूनिट होगी टेंशन मेंबर की, है ना, है कि नहीं है? टेंशन मेंबर करके एक यूनिट है ना अलग से। हाँ, तो सबसे पहले देखो एफिशिएंसी निकालना है, तो एफिशिएंसी क्या होगी, रेशियो होगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको वर्ड टू वर्ड, ये आपके इंटरव्यू और लॉन्ग टाइम मेमोरी को सेव करने के लिए काम आएगा। देखो एफिशिएंसी, बार बार कहीं पे भी एफिशिएंसी का मतलब है इनपुट और आउटपुट का रेशियो, मींस आप कितना गिवन दे रहे हो और कितना आउटपुट मिल रहा है। तो डायरेक्टली वी कैन से रेशियो इक्वल टू आउटपुट। आउटपुट कुछ भी हो सकता है, किसी तरह की किसी चीज की, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, एफिशिएंसी ऑफ द थर्मो प्लांट वगैरह वगैरह सब कुछ। और इनपुट जो आपने बेंच मार्क और मल्टीप्लाई बाई 100, अगर इफ यू वांट टू परसेंटेज और फ्रैक्शन में करते हो तो 100 करने की जरूरत नहीं, ओके। अब आते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, जॉइंट की एफिशिएंसी। ये एक जॉइंट है, लेट अज्यूम द लैप जॉइंट, okay. In the lap joint the connection is the bolted, okay. Now if the force is exert the T, okay. अब देखो इसमें क्या हो सकता है, फर्स्ट एक तो फेलियर ऑफ द जॉइंट ड्यू टू बोल्टेड फेलियर, बोल्टेड फेलियर, कि ये जो कनेक्शन है थ्रू आउट जो कनेक्शन है, क्या हो सकता है, एक तो क्या हो सकता है कि ड्यू टू बोल्टेड फेलियर, ओके। बोल्टेड फेलियर मींस बोल्ट अगर फेल हो जाए तो कनेक्शन ना फेल हो जाएगा। सेकंड, कि अगर आपका बोल्ट फेल नहीं हो बट आपकी प्लेट फेल हो जाए, कैसे, ये आपकी प्लेट थी, सामने की तरफ दूसरी प्लेट, और फोर्स टी इज एक्सर्ट, और यहां पे आपके बोल्ट्स 1 2, ये बोल्ट्स है, ओके। नाउ आई एम कमिंग टू द मेन पॉइंट इक्वल टू, कि अब आपका बोल्ट फेल नहीं हो रहा, अब प्लेट फेल हो रही, कैसे, मान लो यहां से प्लेट का सेक्शन हुआ, यहां तक पहुंचा, फिर उसने फिर यहां से ब्रेक किया और यहां से कट करते हुए ये पोर्शन क्या हो गया, हट गया। मींस ये पोर्शन तो इस प्लेट पे ही रहा, और ये जो पूरा जो अदर जो पार्ट है, ये क्या हो गया, वहां से चला गया, ओके। तो इसके वजह से क्या हुआ, इसके अंदर प्लेट का भी फेल हो गया। तो अब joint efficiency of the joint equal to strength of the joint divided by strength of the solid plate, ओके। ये है आपकी एफिशिएंसी, ध्यान से सुनना। एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट divided by strength of solid plate multiply by 100, then strength of joint equal to, एक बहुत बड़ा अपन क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, वहीं पे मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या, बोल्ट स्ट्रेंथ, टोटल जितने बोल्ट्स हैं उसकी स्ट्रेंथ, कॉमा नेट सेक्शन रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, ओके। इसको लिखते हैं TDN, ओके, TDN नेट सेक्शन रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। एंड सेकंड क्या था, नीचे डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द
solid plate. सॉलिड प्लेट, इसको लिखते हैं TDG। ओके, ये होती है इसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ। यील्डिंग स्ट्रेंथ का मतलब है कि अगर प्लेट में किसी तरह का आपने बोल्ट अगर नहीं एग्जर्ट किया है, तो सिंपल अगर बोल्ट ये जो प्लेट है उसको टेंशन करें तो ये किस तरह फेल होगी, ये फेल होगी यील्डिंग में। ओके, नाउ ये जो टॉपिक है ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक तो TDG इक्वल टू, देखो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इक्वल टू ग्रॉस यील्डिंग स्ट्रेंथ TDG इक्वल टू Fy मींस इस पर्टिकुलर प्लेट की यील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस सेक्शन एरिया AG मल्टीप्लाई बाय गामा m नॉट, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी एट यील्डिंग गामा m नॉट, टेबल नंबर 5 जाके देखना, उसमें ग्रॉस यील्डिंग में कितना लेते हैं 1.1। ओके, नाउ नेट सेक्शन रप्चर जो है, नेट सेक्शन जो रप्चर है वो क्या है, TDN, वो है आपका 0.9 FU डिवाइडेड बाय गामा, पर्टिकुलर गामा L होना चाहिए, गामा L आई थिंक, मल्टीप्लाई बाय AN नेट एरिया। ओके, ये दोनों फॉर्मूले आपको अभी याद करने हैं, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और इसके बारे में अगर जान मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन रेफर द IS कोड, ओपन द टेंशन मेंबर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू दिस डायरेक्टली पॉइंट, इट नॉट शोइंग द टेंशन मेंबर, आई एम गोइंग टू डायरेक्टली टेंशन मेंबर टू the compression member। एक बार नोट डाउन कर लेना ये क्लॉज जो नंबर है, ये रहा दिस फॉर्मूला TDG डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ये लिख दो क्लॉज नंबर 6.2, जल्दी नोट डाउन करना ये, ठीक है। देन डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन TDN पॉइंट, ये लिख दो 6.31, क्लॉज नंबर 3.1। ओके, in the tension member section of IS 800। ओके, अब अपन आपका वोल्टेज कनेक्शन इज नाउ ओवर। नेक्स्ट क्लास में एक ट्यूटोरियल करेंगे, थ्रू आउट दी कनेक्शंस की डिजाइन भी करेंगे, इसमें पर्टिकुलर आपकी जो डिजाइन ऑफ दी कनेक्शंस है वो रिमेनिंग है, और एनालिसिस ऑफ एक जो ऑलरेडी जो कनेक्शन जो किया हुआ है उसको पर्टिकुलर अपन देखेंगे। ओके, Yes, sir. okay, from my side is over। If you have any doubt